नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब आज एक अहम मुद्दे के साथ साबिक रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान व YSRCP पार्टी कायदीन के साथ हूँ। मसला ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर YSRCP पार्टी और हफीज़ खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इस एक्ट की जो है चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। आइए जानेंगे कि ये एक्ट को चैलेंज करना क्यों पड़ा और इस एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, इसके मुताल्लिक हम तफसीली बात करेंगे। खान साहब, आपका इस्तकबाल है बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट में। आप बताएं कि आप और आपकी पार्टी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करते हुए दरवाज़ा खटखटाया है, तो इसके ऊपर आप तफसीली बात करें। अस्सलाम वालेकुम कुदरतुल्लाह कादरी साहब, आपके पूरे व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ तेलुगु देशम पार्टी से, एनडीए से, कि ये बिल की वजह से मुसलमानों को फ़ायदा है या नुकसान है? सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। अगर फ़ायदा है तो फिर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे मुसलमान रोडों पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अगर फ़ायदा रहता था तो फिर मुसलमान एमपीज़ पूरे पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ वोट क्यों डालते थे? अगर फ़ायदा रहता था तो पूरे सेक्युलर पार्टीज़ इस बिल के खिलाफ वोट क्यों डालते थे? अगर फ़ायदा रहता था तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके अमेंडमेंट्स को वापस लो, ये गलत अमेंडमेंट्स को आप लोग ला रहे बोल के उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों देते थे? जो चीज़ मुसलमान एमपियों को समझ में आ गई, जो चीज़ सेक्युलर पार्टीज़ के एमपीज़ मेरे हिंदू भाई, सरदार जी भाई, मेरे ईसाई भाई को समझ में आ गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू साहब, लोकेश साहब और उनके एमएलएस, एमपीज़, मिनिस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा बोल के वो बोलना चाह रहे होला। वोट लोकसभा में आप डाले तेलुगु देशम पार्टी, ठहर के स्टैंड बोली कि हम लोग ताईद में हैं। राज्यसभा में ठहर के बोले हम ताईद में हैं, वोट डाले। और हम लोग जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं खुद जाके विजय साई रेड्डी साहब के साथ, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ, चेयरमैन साहब को हम लोग दिए, ये आपके ये पूरे अमेंडमेंट्स की वजह से इस तरीके से नुकसान होता, आप ये चीज़ को वापस लीजिए। पहली चीज़, लोकसभा में ये बिल के खिलाफ वोट डाले मिथुन रेड्डी साहब ठहर के, हम क्यों इस बिल के खिलाफ हैं? ये एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के वास्ते ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के खिलाफ है, इसलिए हम लोग डाल रहे हैं बोल के बोले। राज्यसभा में हम लोग जो है वाईवी सुब्बा रेड्डी साहब ठहर के डाले, और यहाँ पे जो है तेलुगु देशम सोशल मीडिया, तेलुगु देशम के कुछ मुस्लिम कायद और तेलुगु देशम का जो है जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मीडिया है, आप लोग राज्यसभा में वोट नहीं डाले। अरे कुछ तो तुक रहना। मीडिया में अक्सर ये लोग कह रहे हैं कि आप हकीकत में जो है राज्यसभा में न डालें, ये जो है बनावटी बातें हैं बोल करके बोल देखो रहे हैं। साहब, देखो अगर बनावटी बातें हैं तो आप प्रूफ करो ना, अप्रूव करो। और कौन बोल रहा है ये भी तो सोचना। वो लोग आपसे प्रूफ चाह रहे हैं कि रायलसीमा राज्यसभा में जो आप वोट डाले हैं उसका प्रूफ आपसे अरे पूछ रहे साहब, हम लोग व्हिप जारी करे, हमारा आदमी फ्लोर लीडर ठहर के चीख चीख के पुकार पुकार के बोल रहा भाई। हैं। वो विप के भी जो है फेक लेटर है वो अरे बोल के। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, झूठा झूठ बोला तो सच्चा रो रो के मारा करते, हमारा किस्सा वैसा हो गया। आप दोस्ती जो है बीजेपी के साथ, आपकी आपकी दोस्ती पवन कल्याण साहब के साथ, आज हिंदुत्व एजेंडा को लेकर आना चाह रहे हैं आप आंध्र प्रदेश में। आपकी दोस्ती नरेंद्र मोदी साहब के साथ, जिनके साथ आपको पहले आप इख्तलाफ करे, फिर जो है मिले, फिर इख्तलाफ करे, आज फिर मिले, और आप हमारे को बोल रहे हैं। कोई दूसरा पार्टी वाला तो भी बोला तो एक तुक की बात रहती। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक करीब 20 करोड़ मुसलमान आज गरीबी की हालत में होंगे, तंगदस्ती में होंगे, बेरोजगारी में होंगे, तकलीफ में होंगे, मुश्किल में होंगे, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम हमारे को दिए, इक्वालिटी जो दिए, राइट्स जो दिए, जो हक और हुकूक दिए, उसकी वजह से कम जाके सुकून से नमाज पढ़ता था। मर गया तो जाके कब्रिस्तान में जाके सो जाता था, दफन हो जाता था। आज हमारी मस्जिद खतरे में है, कब्रिस्तान खतरे में है। आप बीजेपी स्टेट्स में हमारे लोगों की हालत क्या हो जाएंगी, सोचिए आप। तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी कायदीन, चाहे वो विजयवाड़ा में हो या
मुख्तलिफ इवन करनूल में भी जो है ये बता रहे हैं कि ये बिल से आने वाले दिनों में फ़ायदे नज़र आएंगे। और वाईएसआरसीपी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म कर रही है और इस बिल की वजह से जो है मुस्लिम अपीसमेंट जो है बढ़ाना चाह रही है। इस तरीके का इल्ज़ाम आप पर जो है लगाया जा रहा है। ठीक है सर, हम लोग पूरी सियासत छोड़ देते साहब। ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? पहला सवाल। ये बिल एंटी फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है? ये बिल 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 300 पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे को हक और हुकूक है उसके खिलाफ है या नहीं? इतने लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डाले, हम भी डाले और मैं भी डाला पार्टी के तरफ से, पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 2 मैं, खुद हम लोग केस डाले। आपके पास अगर सच्चाई है, आप बहुत खैर-ख़्वाह हैं मुसलमानों के। एक सेकंड, आप आपको जो है बहुत अब आपको एक सेकंड इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाफिज खान अपनी सियासत बढ़ाने के लिए झूठी बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जो है हाफिज खान ने नहीं डाला, तो इस पर आपके पास कुछ प्रूफ है? अभी मैं बोला ना कुदरतुल्लाह खादरी साहब, ये झूठा झूठ बोला तो सच्चा रो रो के मरा बोल के। ये लोगों का काम क्या है, सुबह में उठते जो है उठा के गोबर कीचड़ सब हम लोगों के ऊपर मार के फेंक दे के चल जाते हैं लोग। अब अपना सारा दिन धो लेते हुए बैठना, ये हमारी बदकिस्मती है। सियासत आजकल ऐसी हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ऑनलाइन में चेक कर लीजिए, वाईएसआर पार्टी पिटिशनर है या नहीं है, हफीज खान पिटिशनर है या नहीं है। आज हम लोगों की लिस्टिंग है, 36 नंबर पे लिस्टिंग है। आज हम लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ लड़ रही केस बोले तो उनके मीडिया सेल में, उनके तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में बैठ के मीडिया में जो है खेल खेल रही मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के आने वाले जो ज़िंदगी है, ये 10-20 साल तक जो है कोर्टों के पीछे चल जाती, लड़ने में चल जाती। जो ऑलरेडी कौम गरीब है, जो ऑलरेडी कौम जो है बहुत सारे मुश्किलों से जूझ रही है, उसमें और जो है आप बोर और बोझ उनके ऊपर डाल दिया आप। लीगल टर्म्स में, साइकोलॉजिकल टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया आप। आप टेम्पल्स में एक तरीके का, टेम्पल्स में हिंदुआ पूरी तरीके से उनके हिसाब से चलेंगे, क्रिश्चियंस उनके हिसाब से चलेंगे, जैन्स उनके हिसाब से चलेंगे, सरदारजियाँ वालों के हिसाब से चलेंगे। सिर्फ मुसलमानों के बोर्ड में गैर मुसलमान आ जाएंगे, उनका सीईओ गैर मुस्लिम रहेगा। उन अगर कोई मुसलमान अगर कोई चीज़ देना चाह रहा तो जो है उन्हें 5 साल प्रूव करना पड़ेगा। तो आप हिंदू को भी बोले आप 5 साल प्रूव करो हम हिंदू है, तो आप जो है डालते हम ना। अरे साहब, क्या सरदारजियों से सिखों से, जैनों के साथ जैसा कर रहे आप वैसी हमारे साथ तो भी करो कम से कम। अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ सबके साथ ऐसा करे है, हम आर को कर रहे कोई बात नहीं है। ये होना बोल के मुसलमानों को जहनों पे एक दबाव डालना बोल के, हमारे जायदादों को ख़त्म कर देना बोल के, जो जायदाद ऑलरेडी कब्जा हो चुके हैं वो काबिज लोगों को लिमिटेशन एक्ट हटा दे के उनको ओनरशिप देने के वास्ते जो बचे हुए ज़मीना है उन ज़मीनों को भी जो है गवर्नमेंट ले लिए सो वैसा, नहीं तो उनके चाहने वाले लोगों को दे दिए सो वैसा। जो भी लोग आएंगे ये वक्फ बोर्ड में, एनडीए की गवर्नमेंट चल रही, कैसे लोग आएंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, ब्रेन वॉश्ड हुए हुए, मुसलमानों के कुर्बानियाँ, मुसलमानों को जो है इंसान भी नहीं समझने वाले लोग आके जो है वो बोर्ड में बैठ के फितना पैदा करेंगे, ख़त्म कर देंगे जायदादों को, शर का माहौल क्रिएट कर देंगे। ये सारी सियासत असल में क्यों हो रही? एक एजेंडा था बाबरी मस्जिद का, ख़त्म हो गया एजेंडा। अब दूसरा एजेंडा, तीसरा एजेंडा कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। तो दिल्ली से लेके आपको हर गली तक, हर ग्राम पंचायत तक जो है हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़ा फितना शर कर रहे, तो ये 80-20 का डिवीजन हुआ तो बीजेपी को फायदा होता। वो बीजेपी को फायदा होने के वास्ते उन्होंने अपना एजेंडा से चल रहे। वो एजेंडा क्या चंद्रबाबू नायडू साहब को नहीं मालूम है? सेक्युलर पार्टी चलाए आप 40 साल। मेरी उम्र क्या है, मेरी एक्सपीरियंस क्या है, चंद्रबाबू नायडू साहब को बोलने के उतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। जब मेरे को समझ में आ रही बात, तो क्या बाबू साहब को समझ में नहीं आती? असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल दिए कि बाबू साहब आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म पे है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचना था। आप अपने बच्चे की जो है ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोच रहे आप ऐसा डिसीज़न कैसा ले सके बोल के बोल रहे। चलो साहब हो गया, आप लोकसभा में वोट नहीं करे, आप राज्यसभा में वोट नहीं करे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ हूँ, मेरे ऊपर एक धब्बा लगा देंगे, मैं धो लेते बैठा हूँगा। ये नको साहब, आप काला कुर्ता पहन के फिर रहे आप। आपकी पूरी की पूरी सियासत काली हो गई है।
और भी ये भी इल्ज़ाम है कि जब आपकी पार्टी इक़्तिदार में थी तो आर्टिकल 370 और ये जितने भी एनआरसी। हाँ, एनआरसी वगैरह है जी, इसके जो है आप जो है वोट किए हैं फ़ेवर में, तो इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल। देखिए, एनआरसी, सीएए के मसले में ये बॉर्डर स्टेट्स के बारे में है, ये रेफ्यूजीज़ के बारे में है। आपके स्टेट में ना रेफ्यूजीज़ है, ना आपका बॉर्डरिंग स्टेट है। आपके वास्ते इस बिल से कुछ भी नुकसान नहीं होता बोल के थोड़ी-सी गुमराही में हमारी पार्टी के एमपियाँ आए और उनको जो इस तरीक़े से लाया गया, ये सच है और वोट डाले, ये भी बात सच है। बट उसके बाद में जब हम लोग जाके जगन मोहन रेड्डी साहब को बताए, साहब इसके वजह से ना सिर्फ़ आंध्र प्रदेश में, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में मुश्किल हो सकती, तकलीफ हो सकती, ये गलत काम हो चुका है बोल के बोले तो उसके ऊपर पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद में उस टाइम के ऊपर हमारे जमात के जो बड़े लोग रहने दीजिए या दूसरे स्टेट्स के जो लोग बीजेपी से अपोज कर रहे हैं, जो सेक्युलर पार्टी के लीडर्स रहने दीजिए, चाहे वो केरला में रहने दीजिए, चाहे वो तमिलनाडु में रहने दीजिए या वेस्ट बंगाल में रहने दीजिए या तेलंगाना में रहने दीजिए, वो लोग असेंबली में रेजोल्यूशन लाके बोले कि हम लोग इस एक्ट को हमारे आंध्र प्रदेश हमारे स्टेट में हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। आंध्र प्रदेश स्टेट वही काम करा जो वो स्टेट्स करे, वेस्ट बंगाल करा या केरला करा। हम जो है फ़ख्र से बोल सकते हैं कि जब हमारे लीडर को जाके बोले, गलती को माने और गलती को सुधारे। हम लोग असेंबली में रेज़ोल्यूशन पास करे, रेज़ोल्यूशन पास कराने वाले लोगों में से एक इम्पोर्टेंट रोल में मैं भी था और उस तो दिन जिस दिन रेज़ोल्यूशन पास हुआ, चंद्रबाबू नायडू साहब वॉकआउट करके 9:30 को चले गए। उनको मालूम है 11 बजे रेज़ोल्यूशन पास होने वाला है। आप वापिस आ सकते थे। आप उस दिन भी, आप जब साथ नहीं थे, जभी भी जो है आप रेज़ोल्यूशन के आगे तायद करना था आप, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, आप भी वोट डाले। आप भी एनआरसी को वोट डाले, आप भी सीएए को वोट डाले, मगर हम कम से कम हमारी गलती को ठीक करें। तो जो आदमी जो है सुबह का भूला शाम को घर को आ गया तो माफ कर देना बोल के बोलते। अरे भाई हम तो वापिस आ गए, आप आज तक भी वापिस नहीं आए और आप बोल रहे रोज हर इलेक्शन से पहले बोल रहे मैं वापिस आता हूँ, वापिस आता हूँ और हमारे को जो है आप धोखे में लेके आप इतने वोटा लिए आप कहीं को बोले आप एनडीए के रहने के बावजूद बेफिक्र रहिए, बीजेपी रहने के बावजूद बेफिक्र रहिए। मैं नरेंद्र मोदी साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को है, मेरे को इतना मैं पुराना सियासतदान हूँ, मैं पूरे आपको मैं बचा लेता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचा लेता हूँ, आप एक वोट डालो बोले तो हमारे लोग गुमराह होके डाले वोट। आज आप जो है आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, 100% हमारे कई लाखों वोट जो है लेकर आप बैठे हुए हैं। आपके एमएलएस बैठे हुए हैं, आपके मंत्री बैठे हुए हैं, आपके एमपीज बैठे हुए हैं। आज आंध्र प्रदेश का मुसलमान इसीलिए आपको पूछ रहा, आप जो वादा खिलाफी करे उसके ऊपर पूछ रहा, आप जवाब दो। आप चलो भाई, आज हो गया, एक्ट आ गया ना, इसको आप रोकना चाह रहे क्या? 2 काम कर सकते हैं आप एनडीए में से बाहर निकल के आ जाओ। पहली चीज़, नहीं आ सकते, स्टेट के हमारे को चीज़ें हैं, हमारा स्टेट डिपेंडेंट स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होना, इसलिए नहीं आ सकता मैं बोल के उसका आंसर भी उनका जो आंसर था वो भी मैं दे देता हूँ, दे दिया आप। दूसरी चीज़, हम सुप्रीम कोर्ट को गए, आप सुप्रीम कोर्ट को डालो ना हमारे साथ, आओ आप हमारे साथ, लड़ो हमारे साथ जंग, गली से लेके दिल्ली तक हर प्लेटफ़ॉर्म पे लड़ो। ये एक मामले में हम आपके खिलाफ है बोल के बोलो, हम आपका साथ नहीं देते बोल के बोलो, खत्म हो जाता साहब, एक्ट वापिस रिपील कर देते। आज चंद्रबाबू नायडू साहब के रहमो करम के ऊपर बीजेपी है, बीजेपी के रहमो करम के ऊपर चंद्रबाबू नायडू साहब नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछ रहे। बीजेपी से तो हमारे को उम्मीद नहीं है, जो आदमी से उम्मीद थी वो आदमी को नहीं पूछेंगे तो फिर अब किसको पूछेंगे? अब हमला इस तरीके से पूछे, हमला इस तरीके से बात करे तो हमारे ऊपर केसा हो जाते, हमारे ऊपर जो है लोगों से गालियां देने लगा देते, हमारे लोगों को मारते, हमारे लोगों के ऊपर जो है फ़ाल्स, फेक, फैब्रिकेटेड केस बेसिस बना के जो है हमारे को तकलीफ़ पहुँचाते। कर लो साहब, ज़ुल्म कर सकते आप। मैं ज़रूर आपको एक ना एक दिन दुनिया में भी आखिरत में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरे तेलुगु देशम में है सो मुसलमान भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ, भाई थोड़े दिनों की ज़िंदगी है। सियासत में ना मैं कुछ कमा सका हूँ, ना आप कुछ कमा सके हैं। अगर कोई चीज़ आप या मैं कमा सकते हैं तो वो है इज़्ज़त। हमारी इज़्ज़त ही नहीं रहेंगी हमारे कौम में, मिल्लत में तो फिर काहे की सियासत? आप बाहर निकल के आइए, आपने तो अंदर रह के दबाव डालिए, सुप्रीम कोर्ट में केस डालने लगाइए। आज जो सियासतदान मेरे हिंदू भाइयाँ जो है
जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी एरिया से आ रहे हैं चुनकर, जो वहाँ पर वोट लेकर आए हैं वो लोग, थोड़े जगहों के ऊपर तो मुस्लिम एमएलए रहने के बावजूद भी जो है उनको वोट डालकर जिताए हैं। वो सारे खाई आज जाकर चंद्रबाबू नायडू साहब को समझाना था। आप नहीं धक्को डालो साहब लोकसभा में, राज्यसभा में, चलो हो गया साहब सुप्रीम कोर्ट में तो भी डालो, नहीं तो बाहर आ जाओ साहब, हमारा देख लेंगे, हमारी पार्टी का देख लेंगे। आप उनकी पार्टी का देखेंगे तो हमारी पार्टी को भी खा जाते हो लोग। ये चर्चा नहीं हो रहा साहब, फ़क़त वाईएसआर पार्टी पे जो है आना, सुबह में एक जो है काला एक क्या बोलते हैं वो होली में जैसा कलर का जो ये रहता, वो पिचकारी मार देना, अब हमला धो लेते रहना, बोला सुकून से जो है अपने काम कर लेते रहना। ये चल रही सियासत और आप बोल रहे हैं आप हमला सियासत कर रहे, हमला केस डाल रहे, हमला लड़ रहे, हमारे आदमियों पे केसा हो जा रहे, हमारे को ज़लील किया जा रहा, हमारे पे ज़ुल्म किया जा रहा, हमारे लोगों के ऊपर जो है डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। जो केसों में न हमारे को कोई ताल्लुक भी नहीं है, वैसे केसा लाके हमारे नाम पे, हमारे पार्टी के लोगों पे, हमारे सिम्पैथाइज़र्स के ऊपर लगा दे रहे। मगर हमला कुछ भी नहीं बोलना। बोले तो ये सब चीज़ें होंगे। अब वो सब चीज़ें कर रहे तो भी अब हक और हुकूक के वास्ते, कौम और मिल्लत के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को हक दिया उसके वास्ते आज हम लोग नहीं पूछेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कल आने वाली नस्ल जो है हम लोगों को सवाल करेंगी कि ये जो है एक बुज़दिल कौम थी, जो नहीं लड़ी जिसकी वज़ह से आज हमारे को जो है ये हालत हो गई बोलकर। आज ज़रूरी है कि सारे लोग, आज आज मुसलमानों के खिलाफ हो रहा, कल 100% बोल रहा हूँ साहब ये क्रिश्चियनों के साथ होता। परसों 100% बोल रहा हूँ साहब हिंदू भाइयों के ऊपर होता। अगर कोई भी आदमी इनके खिलाफ बोलेगा तो उसको जो है वो लोग केसा डाल देंगे, वो लोगों को तकलीफ दे देंगे, उनके ऊपर जुल्म करेंगे। जो ब्यूटी थी इंडिया की कि कोई भी कुछ भी बोल सकता, डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, इक्वल राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ों को थ्रॉटल कर दे के एक अलग इंडिया को बनाने की जो कोशिश कर रही, उसको रोकने वाले कौन है और इसको चलाने वाले कौन है? ये 2 किस्म से जो है इस तरीके से ये हो गया, डिवाइड हो गई है सोसाइटी। तो चंद्रबाबू नायडू साहब सोच लेना चाहिए कि वो किस सोसाइटी में रहना चाह रहे हैं बोलकर। बस इतनी सी मेरा उनसे गुज़ारिश है। तो वाईएसआरसीपी पार्टी जब तक ये बिल रिपील नहीं होती, जब तक क्या फाइट करेंगी? 100% हम जो है गली से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ, उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग साथ हैं पार्टी की तरफ से। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल हफ़ीज़ ख़ान और वाईएसआरसीपी पार्टी क़ायद रहे हैं। वो वाईएसआरसीपी पार्टी और हफ़ीज़ ख़ान ने जो है पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है केस दायर किया है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका तो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं तो हमारे नाज़रीन से यही ख़्वाहिश करूँगा कि बहुत अच्छे सवालात और बहुत अच्छे जवाबात रहे। मैं आपसे यही ख़्वाहिश करूँगा कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए कि वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट क्या है और वाईएसआरसीपी का स्टैंड क्या है, टीडीपी का स्टैंड क्या है। और मैं आपसे ये भी ख़्वाहिश करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से पहुँच सके। आपके मेज़बान सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त।